तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मुझे देश की कई अलग अलग अदालतों में कई मुकदमों की कार्रवाई देखने का मौका मिला अपनी इस क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान, लेकिन देश के बाहर कभी अदालत की कोई कार्रवाई नहीं देख पाया। हालांकि तमन्ना है एक बार देखना कि वहाँ की अदालतों में देश के बाहर कैसे जिरा होती है, कैसे दलीलें, कैसे वकील, कैसे सफाई, कैसे सज़ा सुनाई जाती है, कैसे बरी किया जाता है। खैर, कभी मौका मिला तो शायद अदालत की इन कार्रवाइयों को देखने का भी मौका मिले देश के बाहर। देश के अंदर जितनी भी जगह पे मैंने अदालत की कार्रवाई देखी, उसमें एक ख़ास बात है, वो भी आप लोगों ने फिल्मों और टीवी सीरियल के ज़रिए देखी होगी कि जब भी कटघरे में किसी को खड़ा किया जाता है, चाहे वो मुलजिम हो या फिर गवाह हो, तो पहले उसके रिलीजन के हिसाब से उसे शपथ या कसम दिलाई जाती है कि वो जो भी बोलेगा सच बोलेगा। अगर वो मुस्लिम है तो कुरान, अगर हिंदू है तो फिर गीता, और क्रिश्चियन है तो फिर बाइबल। इसका मतलब ये होता है अदालत ये मान कर चलती है, और कानून के सामने वाला जिस धर्म, जिस मज़हब, जिस रिलीजन को मान रहा है, वो उसकी उस पवित्र किताब पर, पाक किताब पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि जो बड़े से बड़ा संगीन जुर्म करे फिर उसके लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसी चीज़ों पर भी झूठ ऐसी जगहों पे बोल सकता है। लेकिन यहाँ मैं ये सारी बातें दूसरी वजहों से कह रहा हूँ। गीता, कुरान या बाइबल को अदालत में लाकर उस पर कसम खिलाने का मतलब और मकसद ये होता है कि सामने वाला सच बोलेगा कि नहीं बोलेगा। बट इससे एक दूसरी चीज़ पता चलती है, और वो ये कि इन सारी पवित्र ग्रंथों और किताबों से एक और भी मतलब निकाला जाता है, और वो ये है कि इस सभी मानते हैं, कानून भी, कि गॉड, भगवान, अल्लाह, जीसस, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, यानी हैं। तो ये अच्छाइयाँ एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। अब यहीं से एक दूसरा सवाल उठता है कि अगर गॉड, अल्लाह, भगवान, जीसस ये सब हैं, तो क्या शैतान भी एग्जिस्ट करता है? अब सोचने की बात है, लेकिन चलिए सोच से बाहर निकलकर अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक अदालत में इसी चीज़ को लेकर बहस हुई कि अगर गॉड है तो फिर डेविल क्यों नहीं, अगर गॉड है तो शैतान क्यों नहीं हो सकता। अगर आप गॉड को मानते हैं कि गॉड की किताबों पर हाथ रखकर आप कसम खिलाकर, तो फिर अगर कोई शैतान की बात करे कि शैतान ने ये जुर्म किया या करवाया है, तो फिर उन चीज़ों को आप क्यों नहीं मानते। ये एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मैंने इसीलिए शुरुआत की क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है इंसान और शैतान के बीच की कहानी। इस कहानी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई, फिल्में भी बनी, हॉरर फिल्म बनी, और ये एक बेहद डरावनी कहानी भी अपने आप में है। और बाकायदा इतिहास के पन्नों में, अलग अलग किताबों में ये दस्तावेज़ आज भी मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि ये कहानी सचमुच हुई इस दुनिया में, क्योंकि अदालत तक भी ये मामला पहुंचा है। कहानी अमेरिका के एक स्टेट कनेटिकट की है। कनेटिकट अमेरिका का एक स्टेट है जिसमें बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे शहर हैं। उसी में एक शहर है जिसका नाम है ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड बहुत छोटा सा, खामोश, एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2020 के सेंसेक्स के हिसाब से 20,000 की आबादी होगी। ये जो कहानी है, इस ब्रुकफील्ड के 180-81 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इस शहर में एक कत्ल हुआ था। मतलब 180 साल के बाद एक पहला क्राइम, एक पहला मर्डर इसी ब्रुकफील्ड में होता है, जो कैनिकट स्टेट में है अमेरिका के। और ये कहानी उसी कत्ल, उसके मुकदमे और इंसान और शैतान के बीच की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक ग्लेजन फैमिली से। इस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और इनके 8-9 बच्चे थे। जूडी ग्लेजन इस परिवार की एक लेडी थी, और इनका इस परिवार पे दबदबा था। इनके और इनके हस्बैंड के 8-9 बच्चे थे, और ये तब वहीं कनेटिकट में रहा करती थी, अमेरिका के इस स्टेट में, बट इंटीरियर गांव में। बाद में माँ बाप ने फैसला किया, यानी कि जूडी और उनके हस्बैंड ने, कि वो अपने बच्चों को लेकर किसी शहर का रुख करते हैं और शहर में चलते हैं, क्योंकि जहाँ रह रहे थे वहाँ पर भी किराए के घर में रहते थे। तो उन्होंने कहा जब यहाँ किराए पर, रेंट पे ही रहना है तो चलो कहीं और लेकर चल रहते हैं। तो ये अपने बच्चों के साथ ब्रुकफील्ड पहुँच गए, और ब्रुकफील्ड में एक घर किराए पर लिया।
अब ये पूरा परिवार वहाँ आकर रहने लगा। बाकायदा गाड़ी से सामान सब आया, अब सामान घर में उतारा जा रहा है। इस परिवार में जितने बच्चे थे उसमें 2 बच्चों के नाम थे। एक इनकी बेटी थी डेबी, जिसकी उम्र करीब 17 साल, और एक इनका छोटा बेटा था जिसका नाम था डेविड। बाकी और भी बच्चे थे 6-7। तो अभी उस नए घर में ब्रुकफील्ड में आकर शिफ्ट होते हैं, ट्रक से सामान उतारा जाता है। बच्चे बच्चे होते हैं, दौड़ कर नए घर की तरफ भागते हैं, देखते हैं कि कमरा खंगालते हैं कि नई जगह, नए शहर, नए घर में आए, खुशी भी है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं होती। कुछ ही देर के बाद अचानक डेविड अजीब अजीब हरकत करने लगता है, वो जो बच्चा है, और थोड़ा घबराता है, चीखता है, चिल्लाता है। माँ बाप उसे डांटते हैं। फिर अगले दिन वो अचानक कुछ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो उसकी माँ जूडी उसे डांटती है कि तुम ये हरकत क्यों कर रहे हो? तो कहता है कि नहीं, मैं हरकत नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी एक बूढ़े से शख्स को देखा है जिसका जो चेहरा बेहद डरावना है। उसका सर ऐसे लगता है कि उस कंधे पर रख दिया गया है, आंखें बड़ी खौफनाक हैं, बाल हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, और बेहद मतलब डरावना एक भूत टाइप का वो चेहरा है। और वो बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, और वो मुझसे कह रहा है कि तुम इस घर में क्यों आए, यहाँ से चले जाओ, ये घर तुम लोगों के लिए नहीं है। अब उसने ये जब बात कही तो माँ हंसी, फिर ये समझी कि माँ बाप दोनों ने कहा कि अपने, चूँकि 9-10 साल हो गए थे इसको जहाँ पे ये इससे पहले रहता था, कि शायद इसे अपने उस इलाके की याद आ रही है, अपने पुराने घर की याद आ रही है, दोस्तों की याद आ रही है, तो ये ड्रामा कर रहा है और ये चाहता है कि यहाँ ना रहे, नई जगह है, अभी इसका मन भी नहीं लग रहा, तो वापस चले। यही समझ कर उन्होंने उसे डांटा। उसके बाद फिर सब अपने काम पर लग गए, घर को शिफ्ट कर रहे थे, सामान सब इधर उधर रख रहे थे। लेकिन डेविड की ये बात उसी दिन ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन फिर डेविड इसी तरह से चीखने लगा और अजीब आवाज़ निकालने लगा और बोलने लगा कि एक बूढ़ा आदमी है, मुझसे कह रहा है ये घर खाली कर दो। माँ बाप ने फिर समझाया। अब वो रात को सोया तो रात को अजीब अजीब हरकतें करने लगा, रात को उठ के चीखने लगा। बाकी बच्चे भी डरे, माँ बाप भी। उन्होंने कहा क्या करें इसका, लगातार समझा रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहा है। बहुत समझाया लेकिन डेविड के अंदर से ये भूत निकला नहीं कि उसे एक बूढ़ा शख्स दिखाई देता है। धीरे धीरे माँ बाप को लगा कि ये ड्रामा तो नहीं कर रहा, कुछ और है। पर क्या है? उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, बट कोई बीमारी ही नहीं पकड़ पाया डॉक्टर। अब डेविड धीरे धीरे बीमार होने लगा, वो बच्चा, और बीमारी के आलम में अब घर में है, बिस्तर पे लेटा हुआ। एक रात अचानक बिस्तर पे ही बुदबुदाने लगा, और उस ज़माने में वो लैटिन लैंग्वेज में बात करने लगा, लैटिन भाषा। अब जूडी और उनके पति ये सब घबरा गए कि इसको अभी इतनी सी उम्र है, इसने कभी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज इसे आती नहीं है, और ये कहाँ से फर्राटेदार बोल रहा है। बट सुबह हुआ तो फिर वो नॉर्मल। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है, फिर उन्होंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करता है, लेकिन वो भी क्या इलाज करे कि उसे यही पता नहीं कि उसको मर्ज क्या, बीमारी क्या उसकी। अब धीरे धीरे डेविड की हालत और बिगड़ रही है। वो अब ज़्यादा चीखता चिल्लाता और बार बार यही कहता कि एक बूढ़ा शख्स है और वो मुझे कह रहा है कि तुम इस घर से निकल लो। माँ बाप ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब उसकी आवाज़ चली गई। अब वो सिर्फ आवाज़ें अजीब अजीब मुँह से निकालता, लेकिन बोलता कुछ नहीं, और इशारों में भी बोलता तो एक हिस्स जैसी आवाज़ निकालता। अब घर वाले और घबरा गए। इसके बाद क्या करें? अच्छा, बड़े धार्मिक लोग थे जूडी और ग्लेजन, तो उन्होंने ब्रुकफील्ड के कुछ चर्च से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ आने के बाद से वो अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, कभी चीखता है, चिल्लाता है, कहता है एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। तो कई फादर वादर ने देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डेविड की हालत लगातार ख़राब होती जा रही है। इसी दौरान में फिर कुछ फैमिली फ्रेंड ने इनको सलाह दी कि एक काम करो, किसी न किसी तरीके से किसी चर्च के किसी फादर को पकड़ो और उनसे कहो कि वो डेविड का इलाज करे रिलीजियस तौर पर, और उसको एक कहते हैं एक्सिज्म। तो एक्सिज्म करवा, ये एक तरह का ये होता है कि अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत इस तरह का कोई साया आ गया है, जैसे अपने यहाँ होता है जादू टोना, तंत्र मंत्र टोटका, तो इन सबको भगाने के लिए तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं, मौलाना के पास जाते हैं। तो वैसे ही इनके यहाँ था
कि फादर को बोलो इनका एक्ससिज्म कराए डेविड का। अब इसको कराने के लिए पूरी एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है, फिर सारे विधि विधान उनके होते हैं, उसी हिसाब से होता है। लेकिन सारे चर्च के फादर ने मना कर दिया ये करने से, एक्सिज्म। अब घर वाले और परेशान हो गए, डेविड की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, चर्च और फादर कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करें। तभी इनको पता चलता है कि दो लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के माहिर हैं, भूत प्रेत या ऐसी जो शैतानी शक्तियां हैं उनको भगाने में माहिर हैं, उनको समझने में माहिर हैं। और उनमें से एक का नाम है एड और एक का नाम है लॉरेन। तो एड और लॉरेन ये दोनों एक तरह से जैसे पैरानॉर्मल सोसाइटी होती है, आपको याद होगा, जो इन चीज़ों को समझते हैं, तो ये लोग एक्सपर्ट्स थे। तो किसी तरीके से अब जूडी ने एड और लॉरेन को कांटेक्ट किया और कहा कि उनके बेटे के साथ ये दिक्कत है, अजीब अजीब बातें करता है, उसको एक बुज़ुर्ग दिखाई देता है डरावना सा, और वो कैसी कैसी बातें करता है, आवाज़ें निकालता है, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ चली गई। अब वो इशारों में बात करता है और घुटी घुटी आवाज़ में कुछ बोलता है। सेहत लगातार गिरती जा रही है। फादर के पास गए, सभी ने मना कर दिया उसका एक्सिज्म करने से। तो एडी और लॉरेन ने कहा ठीक है हम इसको देखेंगे। और उसके बाद एक रोज़ अपॉइंटमेंट लेने के बाद एडी और लॉरेन जेडी के घर पहुंच जाते हैं, ब्रुकफील्ड में, जो घर उन्होंने किराए पे लिया था हाल में। वहाँ जाने के बाद वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, एडी और लॉरेन दोनों ये कहते हैं कि इस घर में शैतानों का वास है, इस घर में शैतानी शक्तियाँ हैं। और इसके बाद जब पहली बार डेविड उनके सामने लाया जाता है तो डेविड को देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि मामला क्या है। थोड़ी देर घर में रुकते हैं, बाहर निकलते हैं। डेविड की माँ जूडी से फिर कहते हैं कि डेविड के अंदर एक नहीं 40 या 40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियाँ उसके शरीर में दाखिल हो चुकी हैं, घुसी हुई हैं। और उन 40 से ज़्यादा शैतानी शक्तियों के बीच में आपस में ये लड़ाई चल रही है कि डेविड के शरीर पर कौन कंट्रोल करेगा, कौन कब्जा करेगा। और इस लड़ाई के चक्कर में डेविड की हालत बिगड़ती जा रही है। तो 1, 2, 3 शैतानी शक्तियां हों तो समझ में आता 40 से ज़्यादा। और ख़ुद एड और लॉरेन के हिसाब से ये पहली बार उन्होंने देखा कि ये ऐसा केस कि एक शख्स के शरीर में घुसने के लिए 40 शैतानी ताकतें लड़ रही हैं। अब जब ये बात पता चली तो जूडी और उनके हस्बैंड और घबराए। उन्होंने कहा कि इसका इलाज कैसे होगा। तब उन दोनों ने भी कहा कि डेविड का जो है एक्सिज्म कराना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सारे चर्च जितने भी ब्रुकफील्ड में सबने मना कर दिया, फादर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। अब एड और लॉरेन ने बात की एक चर्च के तमाम लोगों से, और इत्तेफाक की बात यह है कि एक चर्च के फादर तैयार हो गए डेविड का एक्सिज्म करने के लिए। इसके बाद शुरुआत हुई। उन्होंने आकर फादर ने अपने तरीके से जो भी रस्म विधि विधान था 3 बार अलग अलग चरणों में इसे पूरा किया। लेकिन जब तीसरी बार वो करने के लिए आए, अब ये 2 बार हो चुका है, तीसरी बार आए, इसी बीच में इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। डेविड की बहन डेबी जो उससे बड़ी थी, 17 साल जिसकी उम्र, वहाँ आने के बाद उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई और उस लड़के का नाम था आर्ने जॉनसन। आर्ने और डेबी एक दूसरे को पसंद करते थे, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और इस दौरान में डेबी भी अपने भाई की इस बीमारी को लेकर बेहद परेशान थी। डेविड को उसने जिक्र किया आर्ने से कि मेरे भाई की ऐसे ऐसे है, उसे कोई भूत दिखाई देता है और उसका इलाज चल रहा है और एक्सिज्म भी हो रहा है, पता नहीं उसके शरीर को कब चंगुल से छोड़ेगा शैतान। आर्ने डेबी से बहुत प्यार करता था। उसने कहा कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। उसने मना भी किया, लेकिन वो घर आया डेबी से के साथ और डेविड से मिला, उसके भाई से। और उसके बाद उसने कहा कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। अब फिर उसने कहा कि चलो मैं यहीं रहता हूँ। अब इसके बाद इधर एक्सिज्म चल रहा है। जो एड और लॉरेन है ये दोनों फादर को लेकर आए हुए हैं। तीसरा और आखिरी चरण पूरा होना है। इस बीच में अब जो आर्ने है वो लगातार डेविड की भी हरकतें देख रहा है और उसे अफसोस भी हो रहा है कि इस बच्चे के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है। जब तीसरी बार एक्सिज्म होने लगा और फादर आए, फादर के साथ उनके असिस्टेंट और ये आपके लॉरेन और
ऐड कुल 4 लोग थे, इसके अलावा किसी की मौजूदगी वहाँ पे वो बर्दाश्त नहीं करते थे, सबको बाहर कर देते थे। लेकिन आर्यन ने कहा, डेबी के बॉयफ्रेंड ने, कि वो इस एक्सोर्सिज्म के दौरान डेविड के साथ रहेगा। उसे समझाया कि मत रहो, उसने कहा नहीं रहूँगा। जब वो जिद करने लगा तो फिर कहा एडी और लॉरेन ने और फादर ने कि ठीक है तुम रहोगे, लेकिन तुम यहाँ कुछ बोलोगे नहीं, खामोश रहोगे और सिर्फ देखोगे। उसने ये शर्त मान ली, वो वहीं रुक गया। अब इसके बाद एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ, फादर करने लगे, कर रहे थे, और इधर डेविड की जो हालत थी उसको देखते देखते अचानक आर्ने जो है उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा उसकी गर्लफ्रेंड के भाई, छोटा सा भाई है, उसकी ये हालत हो रही है, और वो तमाम हिदायत के बावजूद बोल पड़ा और उसने कहा कि सुनो शैतानी शक्तियों, तुम्हारा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम्हारी हिम्मत है तो एक काम करो, तुम इसका शरीर छोड़ दो और मेरे शरीर में आ जाओ, पर इसे छोड़ दो। अब ये वो बोल पड़ा और ये एक्सोर्सिज्म उस वक्त चल रहा है। थोड़ी देर के बाद ये तमाम चीज़ें पूरी हो गई, एक्सोर्सिज्म भी कंप्लीट हो गया। अब इत्तेफाक से अगले दिन से डेविड की हालत सुधरने लगी। अब वो, उसकी आवाज़ भी ठीक हो रही है, उसकी तबीयत भी ठीक हो रही है, सेहत भी बन रहा है, वो अब उस तरह की डरावनी बातें भी नहीं कर रहा है, उसे वो बुजुर्ग आदमी भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन इधर आर्ने की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। अब इस दौरान में हुआ ये था कि चूंकि डेबी और आर्ने एक दूसरे को प्यार करते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम यहीं पे कहीं किराए के घर पर रहते हैं। तो उन्होंने किराए का घर ले लिया था इस घर से थोड़ी दूरी पर, और आर्ने और डेबी अब साथ रह रहे थे वहाँ पर। अब लेकिन इस हादसे के बाद आर्ने की तबीयत बिगड़ने लगी। डेबी देखकर समझ गए उसी वक्त कि आर्ने के अंदर वो तमाम शैतानी शक्तियाँ दाखिल हो चुकी हैं जो कुछ दिन पहले तक उसके भाई डेविड में थी। उसने एड और लॉरेन से बात की। एड और लॉरेन ने कहा कि मैंने इसे पहले ही समझाया था, एक तो दूर रहो, लेकिन अगर तुम्हें एक्सोर्सिज्म में बैठना है तो बोलना मत। लेकिन इसने सीधे शैतानों को चुनौती दे दी कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे शरीर में आकर दिखाओ, और शैतानों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, और यही वजह है कि उन्होंने डेविड को छोड़ दिया और अब इसके शरीर में दाखिल हो गए। तो उसने कहा कि इसका भी इलाज कीजिए, एक्सोर्सिज्म कीजिए। लेकिन फादर और बाकी लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा इसका नहीं कर सकते। लेकिन इधर चूँकि तजुर्बेकार थे एड और लॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के, उन्होंने घर वालों को कहा कि आइंदा आर्ने पे नज़र रखना, कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ये दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन पे जाकर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि इस घर में जिसमें जूडी की फैमिली है, उसके बेटे के ऊपर 40 से ज़्यादा शक्तियाँ, शैतानी शक्तियाँ उसके शरीर में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो आर्ने के अंदर आ गया है। तो आप कम से कम उस घर के 1-2 दिन में एक चक्कर ज़रूर काटें और आर्ने पे नज़र रखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले हंस पड़े, उन्होंने कहा कहाँ आप लोग भूत प्रेत और इन शैतानी ताकतों की बात कर रहे हैं, हम क्राइम और क्रिमिनल को देखते हैं, जो दिखाई नहीं दे उन भूतों के पीछे कहाँ पड़ेंगे। टरका दिया। करीब 6 महीने बीत गए। इन 6 महीनों में एक बार भी पुलिस वालों ने चक्कर नहीं काटे। इस दौरान में अब उसकी तबीयत बिगड़ती, आर्ने की फिर ठीक होता, फिर बिगड़ती, फिर ठीक होता, लेकिन वो डेबी उसके साथ थी। और तभी फिर डेबी की एक नौकरी लग गई, एक सैलून में, जो पेट्स के सैलून थे, जहाँ जानवरों के बाल बाल काटे जाते थे। तो वहाँ पे इसकी नौकरी लग गई। नौकरी का पहला दिन था 16 फ़रवरी 1981, 16 फरवरी 1981 की बात है। बहुत खुश थी डेबी कि आज उसकी नौकरी का पहला दिन है। उसने आर्ने को बताया, आर्ने खुश, उसने कहा चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट डे तुम्हारी जॉब की जगह पे चलता हूँ, फिर वहाँ से जब तुम फ्री होगी तो हम लोग डिनर विनर करेंगे। उसने कहा ठीक है। अब ये दोनों घर से निकले तो रास्ते में डेबी का अपना घर था, वही घर जिसमें डेविड के ऊपर भूत प्रेत का साया था। उसने कहा माँ बाप भाई बहन भी खुश होंगे, उन्हें भी बताती हूँ। वहाँ गई, उसने कहा कि मेरी नौकरी का फर्स्ट डे। सब ने कहा हम भी सेलिब्रेट करेंगे, चलो हम भी तुमको साथ वहाँ तक चलेंगे। तो जितने बच्चे थे वो सब साथ हो लिए, डेबी की छोटी बहन भी। अब ये सभी उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे डेबी की नौकरी का पहला दिन है। आर्ने भी है, डेबी के अपने भाई बहन भी हैं। वहाँ जाने के बाद जो दुकान के मालिक, उसने भी इन लोगों का वेलकम किया। उसका नाम था एलन, और इन लोगों को फिर दोपहर को लंच कराया। सब कुछ ठीक था। लेकिन इसी दौरान में डेबी की एक बहन
जिसका नाम मैरी था। सब खाना खा रहे थे और वो एलन जो है कहते हैं कि मैरी को घूर रहा था, हालांकि मैरी की उम्र 9-10 साल थी। फिर वहीं इसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में अचानक सारे लोग भी कुछ बोल रहे थे, डेबी के घर वाले भी, भाई बहन भी। एलन दूर खड़ा, बल्कि आर्ने दूर खड़ा देख रहा था। पता नहीं फिर अचानक उसे क्या हुआ, और इस बात के सारे वहाँ पे चश्मदीद हैं। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया और एक तरह से उसने हवा में छलांग मारते हुए एलन के ऊपर जाकर गिरा, सीधे एलन के सीने पर बैठा। उसके जेब में एक चाकू था छोटा सा। उस चाकू से उसने इसके बाद एक एक करके 5 वार उसके सीने पर किए। एलन की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर सब बदहवास वहाँ से भागे। आर्ने भी निकल गया। लेकिन थोड़ी देर में पुलिस को खबर मिली, ब्रुकफील्ड में 181 साल के बाद होने वाला ये पहला कत्ल था। इसलिए पुलिस भी मतलब सज्ञ थी। लेकिन वहाँ आने के बाद पता चला कि आर्ने नाम के एक शख्स ने कत्ल किया। 1 घंटे के अंदर अंदर आर्ने को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आई। लाने के बाद उससे जब पूछा तो अब आर्ने हैरान, और इससे ज़्यादा पुलिस हैरान। आर्ने ने कहा कि मेरे हाथ कपड़ों में खून लगे, मैं मुझे नहीं मालूम ये फ़ोन कहाँ से आए। तो उसने कहा थोड़ी 1 घंटा पहले तुमने एक कत्ल किया है। उसने कहा मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं तो सुबह डेबी के साथ निकला था, वहाँ गया था, हम सब खुश थे, उसकी पहली नौकरी का पहला दिन था। अब वो ये बताने को या मानने को तैयार ही नहीं कि इसने कोई कत्ल किया है। अब ये बात इधर चूँकि शहर में भी फैल रही है कि यहाँ पे एक कत्ल हुआ, और उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात। थोड़ी देर के बाद एड और लॉरेन तक भी ये खबर पहुँची कि आर्ने के हाथ से कत्ल हुआ है। जब वो सुने तो फिर वो भी गए पुलिस के पास। उन्होंने कहा याद है मैंने आपको 6 महीने पहले कहा था कि आर्ने के ऊपर नज़र रखिएगा, कभी भी कुछ हो सकता है। अब पुलिस वालों को वो बातें याद आई। उन्होंने कहा हाँ कहा तो था। अब एड और उन्होंने बताया कि कैसे शैतानी ताकतों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। अब यहाँ से ये पूरा केस जो एक ओपन एंड शट केस था, एक मर्डर का, एक बिल्कुल आसान केस कि एक एलन नाम के शख्स का कत्ल हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे। आर्ने नाम के एक लड़के ने, जिसकी उम्र 19 साल, उसने चाकू मारा, वो मर गया। उसके 1 घंटे बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ पे, कपड़े पे खून भी था, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कातिल को पकड़ने के बावजूद कातिल खुद ये कह रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे खून कैसे आए हाथ में, कपड़ों में, मुझे ये भी पता नहीं है। और उधर उसी पुलिस को 6 महीने पहले 2 लोग ये आगाह करते हैं पैरानॉर्मल सोसाइटी के कि इसके ऊपर नज़र रखनी है, ये कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उसका पूरा पढ़ाई लिखाई का जो रिकॉर्ड बेदाग, बहुत अच्छा स्टूडेंट, पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट, कभी क्राइम में कोई हाथ नहीं रहा। अब पुलिस भी हैरान, लेकिन क्या करे, क्राइम हुआ था। पुलिस ने अब आर्ने को कोर्ट में पेश किया, और यहीं से अमेरिका के इतिहास का ये पहला मुकदमा है जो इंसान और शैतान के बीच लड़ा गया। आर्ने के वकील ने अदालत में दलील दी कि उसके मुवक्किल ने कत्ल तो किया है, लेकिन वो कत्ल उसके मुवक्किल ने नहीं किया बल्कि करवाया गया है। और ये कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं है, शैतान है, शैतानी ताकतें हैं। यानी जब उसने कत्ल किया तो वो अपने होश व हवास में नहीं था, बल्कि उस पर काबू पाया शैतानों ने, और उसके हाथ से ही ये चाकू चलवा दिया। अब अदालत के सामने ये बातें रखी गई, तो इससे पहले कभी कोई ऐसा मुकदमा था नहीं। जज भी थोड़े घबरा गए कि ये मामला क्या है। उसने कहा देखो हम गॉड और ये सारी चीज़ें तो मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि ये आपके मुवक्किल ने कत्ल किया, लेकिन ये कत्ल डेविल ने कराया, शैतान ने कराया, इसका कोई सबूत, प्रूफ? वकील ने वो सारे सबूत प्रूफ रखे, डेविड की सारी चीज़ें बताई। ये बताया कि 6 महीने पहले उन्होंने पुलिस को आगाह किया था कि अब शैतानी ताकतें आर्ने पर कुछ हो सकता है। पुलिस वालों ने ये बयान भी दिया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक्सोर्सिज्म करवाया था पहले इससे, और उसके दौरान ही इसके अंदर वो शैतानी ताकतें आई। लेकिन ब्रुकफील्ड के जितने भी चर्च थे और जो फादर ने किया था एक्सोर्सिज्म उस वक्त डेविड का, वो चूँकि इन सारी चीज़ों को ओपन नहीं कर सकते थे, तो मजबूर थे अदालत में खड़े होकर बयान देने और कहने के लिए कि उन्होंने इस एक्सोर्सिज्म के दौरान क्या किया था, या किया भी था कि नहीं किया था। तो उन फादर्स ने गवाही नहीं दी, किसी चर्च की तरफ से भी किसी ने बयान नहीं दिया। अब यहाँ पे वकील बार बार कह रहे हैं कि उसके मुवक्किल ने कत्ल किया है, लेकिन अपने होशो हवास में नहीं, ये शैतान ने कराया।
जज ये मानने को तैयार नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो थे इस पे काम करते थे उनको बुलाया गया, लेकिन बार बार जज एक ही चीज़ पर आकर रुक जाते थे कि मैं कैसे ये मानूं, किस तरीके से मैं इसको मतलब बरी कर दूं, कि ये सोचकर कि ये शख्स तो वही है कातिल, लेकिन इसके अंदर कुछ और लोग हैं, 30-40 और लोग बैठे हुए हैं जो इससे काम करवा रहे हैं इस तरह का, तो लोग हंसेंगे और इन चीज़ों की कोई कानून में जगह नहीं है, तो मैं इस पर ऐसे तो बरी नहीं कर सकता। और फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस हैं इस पर, यानी कत्ल का। तो इन चीज़ों के आधार पर कि शैतानी ताकतों ने कराया, मैं इसको बरी नहीं करूँगा। लग गया आर्ने के वकील को कि अब बरी होना मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा कि इस केस को दूसरा रुख देना पड़ेगा, और आखिर में ये कहानी फिर कही गई, चूँकि अब भूत प्रेत शैतानी ताकतों पर अदालत तो मानेगी नहीं, और लंबी बहस हो चुकी थी, उन्हें अंदाज़ा हो गया था जज क्या फ़ैसला देंगे। तो फिर उसने कहा कि हमारे मुवक्किल ने सेल्फ डिफेंस में ये कत्ल किया है, क्योंकि एलन ने हमला किया था, एलन ने एक बच्ची को छेड़ने की कोशिश की थी और उसी में झगड़ा हुआ, और उस झगड़े में सेल्फ डिफेंस में उसने कत्ल किया। अब अदालत के सामने दो चीज़ें थी। एक, पहली वाली चीज़ कि कत्ल आर्ने ने किया है, लेकिन कत्ल करवाया जो है वो शैतानों ने, शैतान की वजह से ये कत्ल हुआ। और दूसरा, सेल्फ डिफेंस में कत्ल हुआ, और कत्ल हुआ इसमें कोई शक नहीं कि कातिल कौन है, वो आर्ने ही है। अदालत ने दूसरे पहलू को सामने रखा ताकि अदालत का मजाक ना उड़े, और फिर कहा कि आर्ने जो है वो एलन का कातिल है, और इसलिए इसको 10 से 20 साल तक की सज़ा दी जाती है। आर्ने को 10 से 20 साल की सज़ा दी गई, लेकिन वो जेल में सिर्फ और सिर्फ 5 साल रहा। 1986 में वो जेल से बाहर आ गया, रिहा हो गया। तब उसकी उम्र करीब 25 साल हो चुकी थी। बाहर आने के बाद डेबी उसका इंतज़ार कर रही थी। डेबी के घर वाले भी उसने उस वक्त मदद की थी। फिर आर्ने ने डेबी से शादी कर ली, दोनों के बच्चे हैं, आज भी दोनों मौजूद हैं, दोनों खुश हैं। उसके बाद धीरे धीरे अब आर्ने की तबीयत भी सुधरने लगी कि उसने वो जगह और वो इलाका छोड़ दिया, शायद उस घर की वैसे प्रॉब्लम थी। उधर डेविड भी ठीक हो चुका था। 2007 का साल आ गया, 2007। ये कहानी एक बार फिर सुर्खियों में आती है। 2007 में डेबी और उसके घर वाले पहली बार कोर्ट में एक केस करते हैं, और ये केस करते हैं एड और लॉरेन के ख़िलाफ़, वही दोनों जिनकी वजह से डेविड ठीक भी हुआ और जो पैरानॉर्मल और ऐसी चीज़ों के एक्सपर्ट्स थे। तो उन दोनों के ख़िलाफ़ केस ये किया कि उनके घर में जो कुछ हुआ, डेविड के साथ जो कुछ हुआ, आर्यन के साथ जो कुछ हुआ, उन्होंने उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया। अच्छा, इन दोनों ने उस वक्त आर्यन का जब मामला कोर्ट में चल रहा था आर्ने का, तो गवाही देने नहीं आए, इन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उसका भी एक गलत असर पड़ा जजमेंट पर। तो फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया 2007 में कि एड और लॉरेन ने उनकी कहानियों का मिसयूज़ किया, उनके घर में जो कुछ हुआ उसे दुनिया के सामने रखा, और एक तरह से उनके वो मानसिक तौर पर उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई, और इससे उन्होंने खूब पैसे कमाए, किताबें लिखी, अखबारों में कॉलम लिखे, अखबारों को कहानियाँ बेची, सीरियल बने, फिल्म बनी, और इन सब से इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। और इसीलिए इनके ख़िलाफ़ ये केस किया गया, इन दोनों के ख़िलाफ़ ये केस चला, लेकिन फिर अदालत में कुछ हुआ नहीं, और आखिरकार केस डिसमिस हो गया। 2007 में आखिरी बार ये कहानी तब दोहराई गई थी, उसके बाद फिर कभी नहीं। आज लगभग 2007 के बाद अगर कहें तो 15 साल हो गए, दोबारा ये मामला या मुद्दा नहीं उठा। इस पर बहुत सारे सीरियल और वो भी बनी, एक हॉरर फिल्म बनी थी कंजूरिंग, जिसमें ये भी कहा गया था कि कई बार तब डेयरिंग कि अगर कोई अकेला पिक्चर सिनेमा हॉल में बैठकर देखे तो उसे इनाम मिलेगा। तो ये उसी कहानी के ऊपर बेस थी। तो ये वो कहानी थी, ये अमेरिका के इतिहास का वो मुकदमा था जो इंसानों और भूत के बीच लड़ा गया था। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अब शुरू करते हैं वही अपना सिलसिला। आज राहुल शाह का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। और ये भेजा अदिति ने, और ये राहुल को चिढ़ाती रहती है एडॉप्टेड ब्रदर या चाइल्ड कहकर। तो खैर हैप्पी बर्थडे राहुल। इसके अलावा आज रजनी वर्मा जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रजनी जी। और धीरज वर्मा ने भेजा है, साथ ही रोशन पवार उर्फ डॉन, अब इन्होंने डॉन भी लगा रखा है, कोई नहीं। रोशन हैप्पी बर्थडे, खुश रहें आप। अंकित
कलेर, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे अंकित, ये झुंझुनू से हैं। साथ ही अरशद खान का भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अरशद। दर्शन सिंह राजपूत और अंशिका सिंह राजपूत, ये दोनों जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, दोनों भाई बहन हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और उत्सव ने भेजा है। साथ ही हर्षु का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे हर्षु। और सौम्या ठाकुर ने भेजा है। इसके अलावा शौर्यवन, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे शौर्यवान। और ये पल्लवी और अविनाश के बेटे हैं। साथ ही संतोष त्रिपाठी का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे संतोष। इसके अलावा अभिषेक राणा, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अभिषेक, रोशन ने भेजा है। साथ ही मनी प्रभा, इनका भी आज बर्थडे है, जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे मनी प्रभा। और ये संत राम मीना जी की बिटिया हैं। साथ में आयशा, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे आयशा। और ये मोहम्मद मुशर्रफ ने भेजा है। इसके अलावा रुबीना मिर्ज़ा, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे रुबीना। और ये मिर्ज़ा मुख्तार बेग की वाइफ हैं और 12 तारीख को इनका बर्थडे था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रुबीना। साथ ही आज सुशीला एंड रवि, इनकी एनिवर्सरी है तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई है सुशीला जी और रवि जी। नरेश जोशी और वेद प्रकाश शर्मा जी ने भेजा है। साथ ही श्वेता यादव और अखिलेश यादव, इनकी भी एनिवर्सरी आज तो आप दोनों की बहुत बहुत बधाई। सौरभ यादव ने भेजा है। स्तुति कुमारी और दुखी कुमार, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। अभिषेक ने भेजा है। और बेशक नाम आपका दुखी हो लेकिन एनिवर्सरी है तो आज तो आप खुशी होंगे। साथ ही सरोज और भगवान शर्मा, इनकी भी आज एनिवर्सरी है तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। वेद शर्मा ने भेजा है। इसके अलावा डॉक्टर दीपिका एंड डॉक्टर आशीष रंजन, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों डॉक्टर साहब और साहिबा, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और डॉक्टर ज्योत्सना ने भेजा है। साथ ही अनुपम गुप्ता, कल की कहानी में मैं कई जगह पे 32 साल बोल गया था, वो कायदे से 42 होना चाहिए, 42। मेरे मैथमेटिक्स बचपन से कमज़ोर, उसके लिए बहुत पिटाई भी खा चुका हूँ, अब भी कमज़ोर है। इसके अलावा अपूर्वा श्रीवास्तव हैं, एक कहानी की फरमाइश की है। अमित यादव हैं, यूएसए से हैं, बॉय इन बॉक्स की कहानी सुनना चाहते हैं जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ और आपको इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में मिल जाएगी। मनोज लुखार, हॉरर स्टोरी की फरमाइश की थी, लीजिए आज वही सुना दी आपको। राहुल देव राज, ऑल द बेस्ट, यूपीएससी की ये तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सौम्या रंजन मिश्रा, और इन्होंने बीजू पटनायक की कहानी सुनने की फरमाइश की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। रवि सिंह इंडियन एयरफोर्स में हैं। साथ ही लंबोरदार मोहन, बल्कि लंबोदार साहब, ये हाँ इन्होंने भी कहा था 40 और मैंने 32 कह दिया था। आकाश सिंह ने भी गलती सुधारी थी, तो आप लोगों का शुक्रिया। इसके अलावा रुगुंग बोरो, ये असम से हैं, एंड थैंक यू सो मच रुगुंग आपके इस मेल के लिए। शुभम, इनका एक्सीडेंट हो गया था हाल में, लेकिन ये कोमा में भी रहे लेकिन फिर ठीक हो गए, कहानियाँ सुनते रहे। और ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा, ऊपर वाला आपको अच्छा रखे हमेशा शुभम। साथ ही शुभम भारद्वाज भी हैं, कहानी की फरमाइश की है। और इनके एक दोस्त का बर्थडे था 11 को, मैं भूल गया, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा शुभम आप। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।